अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज सैयद नमीर हसन और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं नम्स यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स का सॉल्यूशन। नम्स बेसिकली इदारा है जो कि कंडक्ट करता है आर्मी मेडिकल कॉलेजेस का एंट्री टेस्ट, और उसके पास पेपर्स को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के पोर्शन के हवाले से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये आपको एक कंपाउंड दे दिए और इसका IUPAC नेम पूछा है जो कि ऑप्शंस को देखकर वाजे हो रहा है। ठीक है जी। अब ये एक 6 कार्बन की जो है वो हेक्सागोनल रिंग मौजूद है, मगर चूंकि बीच में ये रिंग मौजूद नहीं है तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, ये एक साइक्लो अल्केन है। सही है भाई, यानी कि एक साइक्लो हेक्सेन है, साइक्लो अल्केन है। एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक 6 कोने यानी कि साइक्लो हेक्सेन है। अब देखें नंबरिंग कहां से होगी भाई। नंबरिंग के लिए हम लोग मिथाइल को जो है वो जो लाइटर ब्रांच होती थी उसको फोकियत दे देते। तो फॉर एग्जांपल मैं नंबरिंग यहां से कर लेता हूं 1 2 3 4। तो चौथी पोजीशन पे मेरे पास इथाइल मौजूद है। ठीक है जी, चौथी पोजीशन पे इथाइल मौजूद है और पहली दूसरी पोजीशन पे मेरे पास मिथाइल मौजूद है। तो ये एक 4 इथाइल 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला बन रहा है। Which one of the following compounds possess at least one bond? इनमें से कौन से कंपाउंड के अंदर कम से कम एक बॉन्ड जरूर मौजूद है। तो CH4 के अंदर भी जो है वो सिंगल बॉन्ड मौजूद है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान। C2H2 में भी मौजूद होंगे और C2H4 में भी मौजूद होंगे। ऑल ऑफ द अबव बहुत ही आसान नौयत का सवाल था। Which of the following carboxylic acid बी मोस्ट एसिडिक। इनमें से कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो देखिए ज्यादा एसिडिक होने के लिए COOH का जो H टर्मिनल है वो तो एक ही मौजूद है, लेकिन क्लोरीन टर्मिनल देखें जिसमें सबसे ज्यादा होंगे वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है जी। तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा क्लोरीन के टर्मिनल इसके पास है, दो क्लोरीन है, बाकी किसी के पास भी नहीं है। तो इसका जवाब बी होगा। Which one of the following cannot be used to convert butanoic acid to butanoyl chlorides? हमने PCl3, PCl5 और SOCl2 के जरिए जो है वो जो हेलोजन होते हैं उनको ऑर्गेनिक चेन में सब्स्टिट्यूट करते हुए एल्काइल हैलाइड के टॉपिक में देखा था, मगर कार्बन टेट्राक्लोराइड को नहीं देखा था। तो इसका जवाब होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है जी। PCl3, PCl5 और SOCl2 के जरिए हमने एल्काइल हैलाइड में कैसे हेलोजन टर्मिनल्स डाले जाते हैं ये हमने देखा था, और कार्बन टेट्राक्लोराइड मौजूद नहीं था। तो कैन नॉट बी यूजफुल है, तो CCl4 इसका जवाब होगा। Which of the following reagent will reduce butanoic acid to butanol? इनमें से कौन सा जो है वो ब्यूटेनोइक एसिड को ब्यूटेनॉल में रिड्यूस करेगा। तो सबसे बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट हमने पढ़े थे कि कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड होते हैं, तो ऐसे इसको प्रोसेस करते हुए LiAlH4 का जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हमने ये पढ़ा भी था कि LiAlH4 जो है वो इस्तेमाल होता है, मगर अगर किसी की इनऑर्गेनिक में जो है वो एक्सपर्टीज है तो उसको याद होगा सबसे बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड यूज होते हैं, और LiAlH4 एक बेहतरीन कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड भी है। The equation shows the reaction between the element X and dilute hydrochloric acid. Which type of bonding are present in element X and in compound HCl2? ये इस तरह के टेबुलर फॉर्म के जो सवालात हैं वो आर्मी मेडिकल कॉलेजेस के टेस्ट में जो है वो माजी में भी पूछे गए। प्यास यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर भी हमने इस तरह के सवालात इनकाउंटर किए थे। तो इस तरह के सवालात के अंदर थोड़ी सी थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ानी होती है। अब भाई X जो है वो सॉलिड फॉर्म में यानी कि मेटल होगा तो इसके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग ही मौजूद होगी। और अगर कोई बोलता है नहीं कोवेलेंट बॉन्डिंग भी हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कार्बन या सल्फर हो, तो भाई ये जो है वो क्लोराइड बना रहा है और 2 वाला क्लोराइड बना रहा है। देखें 2 लगा हुआ है यानी कि इसकी वैलेंसी +2 होगी, यानी कि ग्रुप 2A का कोई एलिमेंट है। क्या पता बेरिलियम हो, क्या पता मैग्नीशियम हो, क्या पता कैल्शियम हो। ठीक है जी। तो मेटालिक तो है ही है। मेटालिक जो है वो ऑप्शन सी है और डी है। अगली बात ये है कि आयनिक है या कोवेलेंट है जो HCl2 कंपाउंड है। तो भाई जाहिर सी बात है जो है वो आयनिक होगा,
क्योंकि एक्वस बन रहा है और दूसरी बात दो जो है वो हमारे पास क्लोरीन आके अटैच हो रहे हैं। तो थिंकिंग ये कहती है कि भाई इसको आयनिक होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी जिस सवाल में ऑप्शन की सही है वो है ऑप्शन नंबर डी। Which of the following has the highest electrical conductivity? इनमें सबसे ज्यादा highest electrical conductivity किसकी है? पहला ऑप्शन है एक्वस शुगर सोल्यूशन। तो शुगर सोल्यूशन तो बिजली कंडक्ट नहीं करता। सॉलिड सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड भाई एक्वस फॉर्म में बिजली कंडक्ट करता है और मोल्टेन फॉर्म में बिजली कंडक्ट करता है। तो इसका जवाब ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड, गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा टेम्परेचर देने के ऊपर बिजली कंडक्ट करना शुरू करती है, लेकिन सॉलिड ग्रेफाइट अमूमन जो है वो बिजली का अच्छा कंडक्टर होता है। जनरेटर के अंदर ये एज अ बुश भी इस्तेमाल होता है। ये बात हमने फिजिक्स के अंदर भी पढ़ी थी। तो इसका जवाब होगा सॉलिड ग्रेफाइट। पार्ट ऑफ अ पॉलीमर मॉलिक्यूल हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। भाई हम ये अच्छे से बात जानते हैं कि जो मॉलिक्यूल है पॉलीमर मॉलिक्यूल, ये जो जायंट पॉलीमर मॉलिक्यूल बनता है ये इथीन के जरिए बनता है। C2H4 के ऐसे लातादार मॉलिक्यूल जो आपस में मिलके पॉलीमराइज होते हैं। इसका जवाब C2H4 है। The common feature among the species cyanide negative, carbon monoxide and NO positive ion are। भाई देखें इनमें से सबसे कॉमन फीचर क्या है? सबसे पहले तो इनके इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं क्योंकि ऑप्शन में बॉन्ड ऑर्डर हमें दिख रहा है। तो इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं भाई। कार्बन का होता है एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का होता है 7। तो 6 + 7 = 13, 13 और -1 लगा तो 14। इसके अंदर भी 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके अंदर कितने होंगे भाई? कार्बन के अंदर होते हैं 6, ऑक्सीजन के अंदर 8, तो इसके अंदर भी 14 होंगे। तो भाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक की कहानी लग रही है। और इसके अंदर भी जो है वो 7 और इसके अंदर जो है वो 8, तो ये 15, लेकिन प्लस लिखा हुआ है 1, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन माइनस होगा। तो इसके अंदर भी 14 इलेक्ट्रॉन। तीनों के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है। अब ये मैंने बॉन्ड ऑर्डर की आपको शॉर्टकट टेक्निक भी मेंशन कर दी है। ये मैंने आप लोगों को प्यास यूनिवर्सिटी के पास पेपर बताते हुए भी ये शॉर्टकट टेक्निक बताई थी। और इसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आपका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। तो इन सबका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है, यानी कि 3 है, और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है। तो ए इसका जवाब होगा। Which of the following is the electronic configuration of potassium 19? तो भाई 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। ये बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही बुनियादी सवाल है। At equilibrium, which of the following reaction is not affected by pressure? इनमें से कौन सा रिएक्शन प्रेशर से इफेक्ट नहीं होगा? तो भाई वो रिएक्शन प्रेशर से इफेक्ट नहीं होगा जिसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे वॉल्यूम सेम। अब देखें यहाँ पे भी 1 वॉल्यूम है और यहाँ पे अगर मैं गौर करूं 1/2 + 1/2, यहाँ पे भी 1 वॉल्यूम है। तो इसके ऊपर प्रेशर का कोई भी चेंज नहीं होगा। इन तीनों के ऊपर प्रेशर इफेक्ट करेगा क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे वॉल्यूम बराबर नहीं है। The sum of all exponent to which the molar concentration in terms in the rate equations are raised defined as। तो ये तो डायरेक्टली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो डेफिनेशन है वो एमसीक्यू के तौर पे जो है वो पूछ ली गई है। H2 and Cl2 do not react in the dark, but in the presence of light, of vigorous reaction is initiated due to the formation of। ये जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होने वाला रिएक्शन था जिसमें Cl और Cl के दरमियान जो है वो बॉन्ड फ्यूजन होती थी जो कि यूवी रेस की मौजूदगी में होती थी। और इसके बाद एक ट्रिगर अप रिएक्शन चलता था जो कि मल्टीपल स्टेजेस पे फिर चलता रहता था। HCl की फॉर्मेशन होती थी। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन डिटेल हमने अल्केन के टॉपिक के अंदर पढ़ा था, मीथेन में। The rate of gaseous reaction is given by KAB if the volume of the vessel contains these gases is reduced to 1/4 of the initial value. The rate of reaction relative to the original rate would be। भाई रेट के ऊपर वॉल्यूम का क्या फर्क पड़ेगा जरा देख लेते हैं। आपका रेट है के ए एंड बी। ए क्या होता है भाई? मोल अपॉन डीएम क्यूब। बी क्या होता है? मोल अपॉन डीएम क्यूब। मोलैरिटी है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है जी। अगर मेरा वॉल्यूम ए का भी 1/4 घट गया, बी का भी 1/4 घट गया, ठीक है जी। अब होगा ये कि भाई ये एज अ होल टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16, 1/16, ठीक है जी।
तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं ओरिजिनल रेट से तो ये 16 गुना बढ़ जाएगा, उसको उधर मल्टीप्लाई करवा दें तो इसको टोटल हम लोग 16 गुना हमारा रेट जो है वो बढ़ जाएगा। तो रेट ऑफ द रिएक्शन रिलेटिंग टू द ओरिजिनल रेट विल बी 16 टाइम इंक्रीज। ठीक है जी। तो बात ये समझ आई कि वॉल्यूम कम करने से हमारा, चूंकि रेट से इनवर्स रिलेशन है ना, हमारा रेट बढ़ता है। ठीक है जी। सॉलिड NaCl इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज सॉलिड NaCl के अंदर जब आयंस की माइग्रेशन ही पॉसिबल नहीं है, एक्वस और उसके अंदर क्या कहते हैं मोल्टन फॉर्म में पॉसिबल है, तो कैसे वो बिजली कंडक्ट करेगा। ठीक है जी। तो देयर इज नो माइग्रेशन ऑफ आयंस। At 25 degrees centigrade, the equivalent conductance at infinite dilution of HCl। भाई equivalent conduction at infinite dilution दे दी है, तो आपके ध्यान में फौरन से अल्फा का फॉर्मूला आना चाहिए। अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है भाई? अल्फा का फॉर्मूला यहाँ मेंशन है। अल्फा का फॉर्मूला होता था इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट एनी टेम्परेचर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इंफिनिटी। इनफाइनाइट जो क्या कहते हैं डाइल्यूशन के ऊपर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो कितनी है? 425 दी हुई है ओम सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है भाई। और आपके पास जो है वो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड में आप निकाल लोगे। अल्फा की वैल्यू इन्होंने आपको दी हुई है कि 90% है, तो 90% यानी कि 0.9। तो अल्फा इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा? 0.9 मल्टीप्लाई बाय 425। इसको उधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई करवाने के लिए। तो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास ये कितनी आ जाएगी? 9382.5। ठीक है जी। ये आपके पास आ गई किसके ऊपर? 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। ठीक है जी। अब आपका जो क्या कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है 25 डिग्री सेंटीग्रेड या किसी भी टेम्परेचर पे होती थी, वो किसके बराबर होती थी? 1000 मल्टीप्लाई बाय कापा डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। ठीक है जी। अब आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू दी हुई है, कापा की वैल्यू दी हुई है 0.32825 मल्टीप्लाई बाय 1000। नॉर्मेलिटी को उधर भेज देंगे। नॉर्मेलिटी को कहां भेज देंगे भाई? इधर भेज दिया हमने नॉर्मेलिटी को। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमने निकाल लिया, इसको इधर भेज दिया 382.5। ठीक है जी। तो हमारे पास नॉर्मेलिटी कितनी आ गई? 1 आ गई। ठीक है जी। बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल था। इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस, भाई एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें से ना कोई हीट बाहर जा सकती है ना कोई हीट अंदर आ सकती है, तो इसके अंदर परफेक्ट हीट इंसुलेशन मौजूद होती है। इंथैल्पी ऑफ अ कंपाउंड इज इक्वल टू, भाई कंपाउंड के बनने की जो इंथैल्पी होती है उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन भी बोलते हैं, और रिएक्शन को होने के लिए जो इंथैल्पी होती है वो क्या होती है? हीट ऑफ रिएक्शन होती है। A mixture of ethyl and isopropyl iodide is heated with sodium in dry ether according to the Wurtz reaction. The product obtained is an RR। तो भाई ये हमारे पास जो है वो इथाइल आयोडाइड है, ये हमारे पास आइसोप्रोपाइल आयोडाइड है। इन दोनों का रिएक्शन हमारे पास सोडियम की मौजूदगी में हुआ, और ये वर्ट्स रिएक्शन है, तो आयोडाइड और आयोडाइड सोडियम, आयोडीन और आयोडीन जो है वो रिप्लेस होकर सोडियम के साथ मिलकर सोडियम आयोडाइड का नमक बना के सेपरेट आउट हो जाएंगे। अब होगा ये कि ये इथाइल की चेन जो है वो आके प्रोपाइल की चेन में यहाँ से इंट्रोड्यूस होगी, या वाइस वर्सा। आप ये भी बोल सकते हैं कि प्रोपाइल की चेन में यहाँ पे जो वैलेंसी खाली होगी वहां पे इथाइल आके लगेगा, तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा। ठीक है जी। तो इनमें से ये कौन से वाले ऑप्शन के अंदर मौजूद है भाई? ऑप्शन नंबर सी के अंदर जो है वो गालिबन मौजूद है। ठीक है जी। तो इस तरह जो है वो आपने इसको जहन में प्रोसेस करना है। वर्ड्स रिएक्शन के सवालात बहुत ही इजी होते हैं, बहुत ही बुनियादी होते हैं। 3 moles of ethanol react with 1 mole of PbR3 to form 3 moles of bromomethane and 1 mole of X. Which of the following is X? ठीक है जी। तो पहले हम लोग इथेनॉल बना लेते हैं, C2H5OH प्लस हमारे पास PbR3 के साथ इनका रिएक्शन हो रहा है। अच्छा, इसके 3 मोल लिए हैं सवाल में बोल दिया, और इसका 1 मोल लिया। अब इन्होंने बोल दिया है 1 और 3, तो आपने इनको छेड़ना नहीं है। ठीक है जी। अब ये ब्रोमो इथेन होना चाहिए था। ब्रोमो मीथेन ये एक टाइपो है, रिक्रिएशन में इसमें एक टाइपो आ गया। ठीक है जी। तो कोई ऐसा इशू नहीं है, हमारे अंदर अक्ले सलीम मौजूद है। हम ये बात जानते हैं कि
ये इथेन ही होगा। ठीक है जी। अब इसके साथ ब्रोमोन मिल गया, ब्रोमीन लग गया। इसके 3 मोल बने, इन्होंने बोल दिया, और 1 मोल बना है किसी कंपाउंड एक्स का, तो क्या होगा भाई? अब देखिए भाई, यहाँ से 3 मोल इसमें से जो है वो ओ एच हटेंगे और यहाँ पे आके 3 Br लग जाएंगे, बैलेंस समझ आ गई, तो पी बचेगा और साथ में क्या मिलेंगे? ओ एच मिलेंगे 3, या के लग जाएगा, तो पी एच टेकन थ्राइस, ये आपको मिलेगा। सही है भाई, फॉस्फोरस हाइड्रो ऑक्साइड टेकन थ्राइस। ठीक है जी, इसको हम लोग H3PO3 भी बोलते हैं। H3PO3 के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, दिखने में आपको क्या लग रहा है कि ये एक बेस है, मगर होता क्या है, ये एसिड है। ठीक है जी, H3PO3। द कन्वर्जन ऑफ फिनोल टू बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक इन्वॉल्व्स। भाई फिनोल से हम लोग जो बेंजीन में जाते थे जिंक की मौजूदगी में, रिकॉल करवा देता हूं आप लोगों को। ये आपका फिनोल है। जिंक हम लोग लेते थे चंक्स की फॉर्म में, डस्ट की फॉर्म में, बुक में डस्ट लिखा हुआ था। सही है भाई। तो होता ही ये था कि जब आप फिनोल का रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ करवाते थे तो हमारे पास बनता था जिंक ऑक्साइड, ऑक्सीजन निकल गया ना, रिडक्शन हो गई, और ये बेंजीन बन जाया करता था, तो रिडक्शन थी। ठीक है जी। फिनाइल मिथाइल कीटोन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथाइल बेंजीन इन वन स्टेप बाय यूजिंग। सही है भाई, ये भी सवाल एज इट इज बुक का है कि हमने क्या कैटलिस्ट इस्तेमाल किया था भाई। जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज होती है ना, वो कैटलिस्ट का पीछा नहीं छोड़ती, इसके सवाल लाजमी पूछती हैं, तो कैटलिस्ट आपकी टिप पे होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन। भाई एसिटल्डिहाइड के अंदर भी जो है वो मिथाइलिक टर्मिनल मौजूद है, प्रोपेनल एल्डिहाइड के अंदर भी मौजूद होते हैं भाई, हाइड्रोजन की भरमार होती है बीटा हाइड्रोजन की। इथेन एल्डिहाइड के अंदर भी बीटा हाइड्रोजन होता है, बेंज एल्डिहाइड के अंदर नहीं होते। ठीक है जी, तो इसका जवाब बेंज एल्डिहाइड है। ठीक है जी। ट्रीटमेंट ऑफ प्रोपेन एल्डिहाइड विद डाइल्यूटेड NaOH गिव्स। सही है भाई। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन का सवाल है, जिसके लिए पर्टिकुलरली मैंने आपके सामने जो है वो रिएक्शन पेश किया हुआ है। क्या होगा? सही है भाई, ये आपका प्रोपेन एल्डिहाइड है। सही है भाई। अब ये अपने जैसे एक और प्रोपेन एल्डिहाइड के साथ जो है वो मिलेगा और NaOH की मौजूदगी में एल्डोल कंडेंसेशन कर जाएंगे, जिसकी वजह से NaOH का जो OH है वो इस पोजीशन पे आके सब्सटीट्यूट हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये भी पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा आसान सा सवाल है, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। हमने लाइव सेशन में और रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर भी इन डिटेल एल्डोल कंडेंसेशन को जो है वो डिस्कस किया था, फेडरल बोर्ड के कोर्स आउटलाइन को डिस्कस करते हुए। Which of the following solid is an example of substance with macromolecular structure? तो भाई ये हमने इनऑर्गेनिक के अंदर पढ़ा था कि सिलिकॉन ऑक्साइड जो है वो मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर एग्जिबिट करता है, और इसके यूजेजेस भी हमने पढ़े थे सिलिकॉन ऑक्साइड के, क्या जो है वो यूजेजेस हैं। Which one of the following statement is true? तो भाई ये बात बिल्कुल तय हमने पढ़ी भी है कि ऑल नाइट्रेज जो ग्रुप 2A के मेटल्स के साथ बनते हैं, जब आप उनको हीट करोगे तो वो डिकम्पोज होते हैं और NO2 का ऑक्साइड हमें देते हैं, चाहे वो मैग्नीशियम का जो है वो नाइट्रेट हो, चाहे वो कैल्शियम का नाइट्रेट हो। जब भी आप उनको हीट करोगे तो डिकम्पोजिशन के ऊपर NO2 गैस लाजमी देंगे। इनऑर्गेनिक के सवाल भी अच्छे खासे मौजूद हैं हमारे पास। Which one of the following pair of sustains reacts together forming an organic compound gives a neutral solution in acid? ठीक है, in water। तो भाई हमारे पास जब CH3COO CH3 का रिएक्शन LiAlH4 होता है तो हमें क्या मिलता है भाई? इथेनॉल मिलता है, और इथेनॉल इन वाटर तकरीबन जो है वो हमें न्यूट्रल सोल्यूशन देता है। ठीक है जी, तो ये भी एज इट इज बुक का सवाल मौजूद है। An azeotropic mixture of two liquid has a boiling point higher than either of them when। भाई ये राउल्ट्स लॉ का सवाल है, जो कि थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर मबनी है कि भाई आपके पास एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर है। अब एजियोट्रोपिक मिक्सचर के अंदर हमारे पास दो लिक्विड हैं, फॉर एग्जांपल एक ए है, एक हमारे पास बी है। एक का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है क्या कहते हैं 100, दूसरे का है 110। ठीक है जी।
अब जो हमारे पास रिजल्टिंग इनका मिक्सचर बना उसका बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा हाइयर है, फॉर एग्जाम्पल 150 है, मिसाल दे रहा हूं मैं, सी बना, इन दोनों का रिजल्टिंग सोल्यूशन A+B, उसका बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा आइडियल है, और सॉरी और ज्यादा जो है वो बड़ा हुआ है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यानी कि हमारे पास जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर है उसके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो डोमिनेंट हैं, यानी कि ये जो सोल्यूशन है इसकी इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जो है वो हमारे पास नेगेटिव है। तो अगर इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग हमारे पास नेगेटिव है, ये एक स्टेबल सोल्यूशन बना है और मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाइयर है, तो इस बात का ये मतलब हुआ कि भाई हमारे पास नेगेटिव डेविएशन जो है वो शो हो रही है राउल्ट्स लॉ से। जिसने फेडरल बोर्ड की किताब की अच्छी तरीके से थॉरली रीडिंग की है वो इस तरह के सवालात को इनकाउंटर करते हुए आगे निकल जाएगा। The osmotic pressure of equimolar solutions of barium chloride, NaCl and sucrose will be in the order। भाई ऑस्मोटिक प्रेशर की मैंने आप लोगों को पहले भी ये टेक्निक बताई थी कि सिंपली आयन देख लो किसमें सबसे ज्यादा है, उनका सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक। अब बेरियम क्लोराइड में 3 है, NaCl में 2 है, सुक्रोज के आयन जो है वो डिसोसिएशन बहुत कम होती है, तो इसका जवाब सबसे बेहतरीन ऑप्शन नंबर डी है। इम्प्योरिटी ऑफ लेड एंड सिल्वर आर, अच्छा वो जो आयन की मैंने बात बोली उसमें पहले सॉल्ट्स को तरजीह दीजिएगा, ठीक है जी। इम्प्योरिटीज ऑफ लेड एंड सिल्वर आर रिमूव बाय पार्क्स प्रोसेस, ये भी हमने प्रोसेस जो है वो इनऑर्गेनिक के अंदर डिस्कस किया हुआ है। जो स्टूडेंट सिंथबोर्ड बैकग्राउंड से यहाँ पर मौजूद हैं और वो अगर ये वीडियो इस वक्त देख रहे हैं तो भाई ये पहली वीडियो है नम्स यूनिवर्सिटी के पास पेपर की सॉल्यूशन की। याद रखिएगा नम्स का टेस्ट हो गया, प्यास का हो गया, नस्ट का हो गया, इसके अंदर फेडरल बोर्ड पे कमांड हासिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और फेडरल बोर्ड और ए लेवल के स्टूडेंट्स को बुक रीडिंग अपनी किताब की थॉरली करनी है इन टॉपिक्स के ऊपर कमांड हासिल करने के लिए, ठीक है जी। क्रोमियम डिसॉल्व्स इन डाइल्यूटर H2SO4 टू फॉर्म, ये आपको एक आयन दिया हुआ है, इस आयन का कलर क्या है भाई, क्रोमियम के जो आयन थे उनके चार्ट की लिस्ट में इसका आयन बुक के अंदर मौजूद है कि कलर क्या होता था, ब्लू होता था, ठीक है जी। In the reaction with metachlorotoluene with KNH2 in liquid NH3 the major product is, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मेटा पोजीशंस पे हमारे पास क्लोरो लगा हुआ है, इसका KNH2 से जो है वो रिएक्शन हुआ। अब देखिए KNH2 में NH2 सब्स्टिट्यूट तो होगा ही होगा, मगर पोटेशियम बाज औकात कोशिश करेगा कि वो क्लोरीन को अपने साथ ले जाए, तो ऐसी सूरत में 2 प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे हमारे पास। बड़ा जबरदस्त सवाल है भी। अच्छा ये CH3 है, शायद CH2 बन गया है गलती से। एक में NH2 इधर सब्स्टिट्यूट होगा, पोटेशियम क्लोरीन को हटा लेगा, मगर ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि पहले पोटेशियम का क्लोरीन को हटाना फिर NH2 का आके लगना। दूसरा जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, पैरा पोजीशंस पे चुपचाप से जाके NH2 लगेगा, और पोटेशियम को जो है पोटेशियम जो है वो क्लोरीन को रिमूव करेगा, तो ये वाला प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा फॉर्म होगा जिसको आप टॉयलिडीन बोलते हैं। पैरा पोजीशन पे है तो पैरा टॉयलिडीन, ठीक है जी। कुछ लोग इसको टोलोडीन भी पढ़ते हैं, अब वो आपकी मर्जी है भाई, आपको जो पढ़ना है इसको पढ़ो, ठीक है जी। Ascorbic acid vitamin C contains 40.92% carbon, 4.58% hydrogen and 54.5% oxygen by mass. What is the empirical formula of ascorbic acid? ये सवाल भी खातिर ख्वाह आसान है मगर इसके अंदर एक कॉम्प्लिकेशन मौजूद है। इंपेरिकल फॉर्मूले के सवालात में आप लोगों को पहला स्टेप पता है, परसेंटेज दी हुई है, एटॉमिक मासेस से डिवाइड करवा दें, सही भाई। तो आपके पास ये आ गए भाई मोल, सही भाई। अब मोल आ गए तो मोल की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू की निशानदेही करें, 3.10 दी हुई है, तो उससे सबको डिवाइड करवा दें 3.10 से, तो भाई आपके पास एक का जवाब आएगा 1.001, एक का 1 आया, एक का 1.345 आया। अब इसका तो एम्पिरिकल रेशो 1 हो गया, इसका भी 1 हो गया, इसका मैं क्या करूं भैया, 1.345 है। अब मैं ये बात जानता हूं कि भाई ये 1.345 है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो ये एक होल नंबर बन सकता है जो कि है 4, तो मैं 1.3 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा,
तो इस हिसाब से मुझे इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करवाना होगा। 1.345 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये नियरली 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा भाई, ये भी आपके पास 3 हो जाएगा। तो 3 4 3, तो ये हो जाएगा C3H4O3। ये स्कॉर्बिक एसिड का सवाल तो एज इट इज ए लेवल की किताब से लिया गया है, तो इस सवाल के अंदर ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए, और सिंध बोर्ड के स्टूडेंट्स ने भी पास पेपर्स में इसको डिस्कस किया था, ठीक है जी। मगर जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो इसको जो है वो थॉरली एक मरतबा गो थ्रू कर लें, ठीक है जी। स्टेप बाय स्टेप आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स में हमने गाइड किया था। यहाँ पे जरा सी चेंजिंग क्या है कि हाइड्रोजन की परसेंटेज यहाँ तो आधी भी नहीं आ रही, पूरी भी नहीं आ रही, तो आपको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना होगा जो कि इसको होल नंबर में कन्वर्ट करे, और वो है 3। The order of reactivity of the following alkyl halide for a SN2 reaction is, order of reactivity तो हमने पढ़ी थी भाई, क्या होती थी, सबसे पहले जो है अल्काइल आयोडाइड सबसे ज्यादा जो है वो रिएक्टिव होते हैं, फिर अल्काइल ब्रोमाइड, फिर अल्काइल क्लोराइड, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं अल्काइल फ्लोराइड, ठीक है जी। SN2 SN1 सबके अंदर हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का ट्रेंड एग्जैक्टली सेम ही पढ़ा था। नेचुरल रेन फॉर्म्स डैश इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, तो भाई कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है रेन जब CO2 के साथ मिलती है, H2O, पानी के साथ CO2 मिला, H2CO3 मिल जाएगा आपको कार्बोनिक एसिड, ठीक है जी। द मेजर सोर्स ऑफ अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन इन एटमॉस्फेयर इज, भाई इसका जवाब अगर आप ऑटोमोबाइल्स लगा रहे हैं तो आप परफेक्टली करेक्ट नहीं है भाई। जो पेट्रोलियम होती है माना कि उसके अनबर्न सोर्सेज सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल्स के जरिए मिलते हैं, मगर पेट्रोलियम और भी जगहों पे फर्नेसेस वगैरह में इंडस्ट्रीज के अंदर अनबर्न जो है वो जलता है, और ये सबसे ज्यादा जो है वो मेजर कंट्रीब्यूशन होती है हाइड्रोकार्बन की इन एटमॉस्फेयर, जो कि फिर फर्दर ग्रीन हाउस इफेक्ट को जो है वो फरोग देते हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है जी। तो पेट्रोलियम इसका बेहतर जवाब है, ठीक है जी। Among the most abundant biomolecules dash is the most abundant on earth, तो कार्बोहाइड्रेट से इसका जवाब हमारी डाइट में भी सबसे ज्यादा होता है, और वैसे भी कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा जो है वो बायोमोलिक्यूल मौजूद है दुनिया के अंदर। जेनेटिक म्यूटेशन अकर इज ऑब्वियसली सिंपल सवाल है, डीएनए के अंदर ही सिर्फ जेनेटिक म्यूटेशन अकर होती है, ना आरएनए ना प्रोटीन, तो डायरेक्टली डीएनए पे हम लोग ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। एंजाइम्स दैट आर फंक्शनिंग विद इन द सेल्स आर कॉल्ड एंडोएंजाइम्स, ठीक है जी। होलो एंजाइम्स तो उसके अंदर जो है वो कोफैक्टर्स भी मौजूद होते हैं, एक्सोएंजाइम्स तो हो ही नहीं सकता, सही भाई, तो इसका जवाब एंडोएंजाइम्स है, ठीक है जी। Which of the following fertilizer has the maximum percentage of nitrogen in solid state, इसका जवाब यूरिया है। ये सवाल कुछ ज्यादा ही पूछ रही है यूनिवर्सिटीज, अभी एनईडी यूनिवर्सिटी ने भी रिसेंटली अपने पेपर के अंदर सवाल पूछा। To avoid the formation of toxic compound with chlorine, which substance is used for disinfecting water, तो भाई हमने पढ़ा था कि म्यूनिसिपैलिटी वाले जो है वो वाटर बोर्ड वाले क्लोरामाइंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो क्लोरीन की वजह से टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो उसको रिड्यूस किया जा सके, क्योंकि अमाइंस जो है वो क्लोरीन के अंदर डिसॉल्व होके जो क्लोरीन की वजह से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव जो है टॉक्सिसिटी जो है क्रिएट कर सकते थे पानी के अंदर, वो खत्म होगी। इस तरह से जो है हम क्लोरामाइंस को इंसर्ट करके डाल के पानी के अंदर काफी हद तक जो है वो टॉक्सिसिटी जो है वो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पहले पास पेपर का सॉल्यूशन हुआ अख्ताम पजीर। अगले वीडियो के अंदर मुलाकात करते हैं जिसके अंदर हम लोग पास पेपर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। अगर किसी भी किस्म का कोई भी मसला परेशानी, कोई भी टेंशन, कोई भी डाउट, किसी भी चीज को इन डिटेल समझना है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। मेरे नंबर्स आप लोगों के ग्रुप के ऊपर मौजूद हैं और आप मुझसे एज सुन एज पॉसिबल जो है वो रब्ता कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नम्स एग्जामिनेशन। अल्लाह हाफिज़।